हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है फार्मर्स लॉस एंड फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया। यस, लीडर्स आर लाइंग। तो फ्रेंड्स, आपके ये बहुत बहुत रिक्वेस्ट हुई थी और हमने कहा था हम करेंगे, पर ये है कि थोड़ा बिजी चल रहा है इसलिए नहीं कर पाए बहुत जल्दी, पर अब तो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो और पता करते हैं कि एग्जैक्टली फार्मर बिल में क्या है ऐसा। हाँ जी, तो आज हम लोग बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं, इस वजह से बिना लाग लपेट के सीधे बात करते हैं किसान बिल और इसको लेके चल रहे कलेश के बारे में। पूरे भारत में नहीं, सिर्फ हरियाणा और पंजाब, जो सचमुच सोचने वाली बात है क्योंकि किसान तो पूरे देश में रहते हैं, लेकिन प्रदर्शन सिर्फ हरियाणा और पंजाब में हो रहे हैं। लेकिन हम लोग इसके ऊपर बात करें उससे पहले दुनिया भर की चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए और मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। बट ये बात आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि ये भारत है, शरीफों का देश, लेकिन यहाँ पे कोई भी शरीफ नहीं है। भाई, अगर किसी सेंटेंस में कोनम लिख के हम कोई ट्वीट कर दे तो 50 लोग संस्कारों के ऊपर ज्ञान देने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर भी रेप हमारे यहाँ धड़ल्ले से हो रहे हैं। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि भैया यहाँ पे कोई भी शरीफ नहीं। नाउ अब हम लोग किसान बिल के ऊपर बात करें उससे पहले आप लोगों को इंडिया, भारत, हमारे देश के बारे में कुछ बातें पता होना चाहिए। जैसे कि भारत सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि अलग अलग स्टेट्स से मिलकर बनी एक यूनियन है जो एक ही झंडे और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के तले काम करती है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया। इनफैक्ट खुद अमेरिका भी इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बना है। खैर, ये जो हमारा प्यारा देश है भारत, या फिर यूं कहूं कि ये जो हमारी यूनियन है, इसमें अलग अलग स्टेट्स हैं और जिस तरीके से हमारे मोहल्ले के अंदर रहने वाले तमाम परिवार सेम फाइनेंशियल लेवल के नहीं होते। भाई, किसी के पास किडनी होती है और किसी के पास आईफोन। सो जिस तरीके से हमारे मोहल्ले के अंदर अलग अलग परिवार, अलग अलग औकादी मेरे हिसाब से सही शब्द है। सो जिस तरीके से हमारे मोहल्ले के अंदर अलग अलग परिवार अलग अलग औकात रखते हैं फाइनेंशियली, ठीक उसी तरीके से इस इंडियन यूनियन के अंदर हर स्टेट का अपना अपना फाइनेंशियल स्टेटस है। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये पैसे वाले स्टेट्स के अंदर काउंट होते हैं और बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तमाम स्टेट्स हम लोगों की श्रेणी में आते हैं, बोले तो गरीब है। अब यहाँ हम लोग इस पॉइंट को छोड़ रहे हैं, बट इस पॉइंट को हम लोग वीडियो में आगे चल के फिर से पकड़ें क्योंकि इसी पॉइंट पे सारा का सारा खेल टिका है। बट इस देश के अंदर किसानों के साथ में जो खेल होता है, सच्ची बोल रहा हूँ साहब, एक बनिया आपको ये पूरा खेल समझा रहा है। यकीन मानिए, मुझसे अच्छा मोदी जी भी नहीं समझा पाएंगे क्योंकि इस पूरे खेल में जो असली चोर है वो तो बनिया ही है, और कौन है। सो अब हम लोग वीडियो और कहानी को लेके चलते हैं आज से बहुत साल पहले, बोले तो साल 1963 में, क्योंकि यही वो साल है जब इस देश के अंदर किसानों के उद्धार के लिए एपीएमसी एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत किसान अपना माल, जिसे कि वो मेहनत करके खेतों के अंदर उगाता है, उसे सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आके बेच सकता है जिस एरिया को सरकार ने उस माल की ट्रेडिंग के लिए बनाया है। और किसान से माल खरीदेगा कौन? व्यापारी, बोले तो बनिए लोग। इसके अलावा लीगली किसान अपना माल कहीं पे भी नहीं बेच सकता। अगर उसे अपना माल बेचना है तो उसे मंडी में आके ही बेचना पड़ेगा और मंडी में उसका माल वो लोग खरीदेंगे जिन्हें सरकार ने माल खरीदने के लिए लाइसेंस दिया है। इतना ही नहीं, उसी मंडी के अंदर किसान और व्यापारी के बीच में एक और पर्सन होता है जिसे आड़तिया भी कहा जाता है, बोले तो दलाल, जो कि एक्चुअली में वो ट्रेड करवाएगा। अब जरूरी नहीं है कि हर सौदे के अंदर दलाल हो, बट मैक्सिमम सौदों के अंदर दलाल होता है। नाउ अब मेरे हिसाब से आप लोगों के मन में यहाँ पे ये बात आ रही होगी कि भैया आखिर साल 1963 में सरकार को ऐसी क्या जरूरत लगी कि इन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया फिक्स कर दिया कि भैया यहीं पे ट्रेड होगा और ट्रेड कहीं पे भी नहीं होगा। तो एक्चुअली में इसके पीछे बहुत डीप सोच है जिसके बारे में मेरे हिसाब से शायद आज की पीढ़ी को नहीं पता होगा, क्योंकि अब तो उस टाइप की पिक्चरें बनना ही बंद हो गई। वरना पहले इस पर्टिकुलर सिचुएशन को बताते हुए बहुत सी पिक्चरें बनी है जिसके अंदर किसान अपनी फसल उगाने के लिए जमींदारों से लोन लेता था ताकि वो फसल उगा के डायरेक्टली लोगों को बेच सके। जी हाँ, साल 1963 से पहले इस देश के अंदर इस देश का किसान अपना उगाया हुआ माल डायरेक्ट कंज्यूमर्स को बेचता था। सो उस पूरी सिचुएशन में किसान
जमींदार के ब्याज वाले चंगुल के अंदर इस कदर फंस जाता था कि लास्ट में उसकी जान भी जाती थी और उसकी जमीन भी जाती थी। और इसी वजह से साल 1963 में भारत सरकार इस देश के अंदर ये एपीएमसी एक्ट लाई, जिसके तहत किसानों को अपना माल बेचने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस दिया गया जहाँ पे सरकार द्वारा लाइसेंस दिए गए बायर पहले से मौजूद होंगे। मतलब कि किसानों को उस जमींदार वाले चुंगल में फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस जमींदार वाले एंगल में हम लोग इतना डीप में नहीं जा रहे, क्योंकि भाई मरी भैंस की पूंछ उखाड़ के क्या करना। बट ये जो एपीएमसी वाला कॉन्सेप्ट है, इसको लाने का एकमात्र मकसद था किसानों को प्रोटेक्शन देना। और सचमुच इस एपीएमसी एक्ट ने ये चीज करी भी, क्योंकि आज की तारीख में भारत के अंदर ये जमींदारी वाला सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और किसान बिना किसी ब्याज वाले चंगुल में फंसे बड़ी आसानी से अपना माल मंडी में आके बेच के चला जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा यहाँ पे एमएसपी का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया। बोले तो मिनिमम सेलिंग प्राइस, बोले तो वो प्राइस जिससे कम उस पर्टिकुलर माल को जिसके लिए एमएसपी सेट किया गया है मंडी के अंदर नहीं खरीदा जा सकता और मंडी के बाहर तो कोई बेच ही नहीं सकता। सो ये पर्टिकुलर चीज किसानों को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को पूरा खेल समझाता हूँ। भाई मान लेते हैं किसी किसान ने टमाटर बोए और गवर्नमेंट ने उस टमाटर का एमएसपी सेट कर रखा है 3 रुपए किलो। अब किसान जब अपना माल मंडी में बेचने के लिए जाएगा तो इस एपीएमसी एक्ट और इस एमएसपी वाले सिस्टम की वजह से 3 रुपए किलो से कम में उसका माल नहीं बिकेगा, लीगली तो नहीं बिकेगा। सो अगर हम लोग इस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो एमएसपी है ये किसानों को एक्चुअली में प्रोटेक्शन देने का काम करती है। बट अब यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि भैया अगर ये एमएसपी वाला सिस्टम इतना कारगर है और मंडियों के अंदर अगर किसान पूरी सुरक्षा के साथ में अपना माल सही प्राइस में बेच पा रहा है तो फिर इस देश के अंदर किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? भाई सवाल पूछना तो बनता है। आज से कुछ साल पहले हरिओम पवार जी ने कविता भी लिखी थी कि भैया आत्महत्या की चिता पे देख के किसान को नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को। बहुत फेमस लाइंस थी हरिओम पवार जी की। सो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा खेल समझाता हूँ, गणित वाला गणित जिसके अंदर किसान फंसता है। भैया आप लोग मुझे एक बात बताओ, किसान क्या चीज उगाता है? फसल, फ्रूट्स, सब्जी और ये सारी चीजें। अब ये जो तमाम चीजें हैं ये क्या परमानेंट टिकती है? नहीं टिकती। भाई अगर हम लोग कंज्यूम ना करें तो थोड़े दिन में खराब हो जाती है। सो एक बार फसल कटने के बाद में किसानों के पास अपने माल को बेचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि जितना टाइम किसान अपने माल को रोकेगा उतना ही माल के खराब होने के चांसेस बढ़ते हैं। सो किसान का यही मकसद होता है कि अपना माल जल्दी से जल्दी मार्केट में निकाले। लेकिन अब मार्केट कहाँ पे? भाई मार्केट तो सिर्फ एक ही है, मंडी, जो कि गवर्नमेंट ने किसानों के लिए बनाई है। और मंडी में माल कौन खरीदेगा? सिर्फ वो चुनिंदा व्यापारी जिन्हें गवर्नमेंट ने किसानों से मंडी में माल खरीदने के लिए लाइसेंस दे रखा है। अब ये बात व्यापारी को भी पता है कि भैया किसान चाहे कितना ही फड़फड़ कर ले और कितना ही माल उगा ले, बुरा मत मानना, मैं वहां खड़े व्यापारी का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ आप लोगों को। सो उसी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये बात तो व्यापारी को भी पता है कि भैया ये चाहे किसान कितना ही होशियारी लगा ले, माल बेचने तो यही आना है। भाई मंडी के अलावा कहाँ जाएगा? और जो माल किसान के पास है वो माल कोई पूरी जिंदगी टिकेगा भी नहीं। सो बेचारा बेचेगा भी जल्दी से जल्दी। और इसी वजह से थोड़ी जगह नहीं बल्कि मैक्सिमम जगह व्यापारी यही एक सिंगल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। या तो वो आपस में मिलकर ग्रुप बना लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि भैया ये जो एमएसपी है अपने को माल इस एमएसपी पे ही खरीदना है। मतलब कि भले ही बाहर सड़क पे टमाटर 40 रुपए किलो बिक रहे हैं, लेकिन क्योंकि सरकार ने एमएसपी 3 रुपए किलो सेट कर रखी है इसलिए मंडी में किसान का माल 3 रुपए किलो पे ही बिकेगा। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भैया टमाटर कितने दिन टिकेगा? भाई किसान तो बेच के जाएगा। सो हो सकता है वो 1 दिन वेट कर ले, 2 दिन वेट कर ले, लेकिन जब खरीदने वाले लोग चुनिंदा हैं और वो तमाम लोग ग्रुप बना के बैठे हैं तो फिर लास्ट में तो जो भाव वो देंगे उस भाव में किसान को अपना माल बेच के जाना ही पड़ेगा। व्यापारी लोग ना सिर्फ पैसा कमाते हैं बल्कि मेरे हिसाब से आप लोगों ने बहुत सी बार अखबारों में उस तरीके की तस्वीर और खबरें भी देखी होगी जिसके तहत एमएसपी होने के बावजूद भी किसानों को अपने माल का सही भाव ना मिलने की वजह से किसान प्याज और टमाटर सड़कों पे फेंक के जाते हैं। हम सभी ने फोटो देखे हैं, हम सभी ने तस्वीरें देखी। अब नकारे तो मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता, बट ये कटु सत्य है इस देश का। सो ये जो एपीएमसी एक्ट है और ये जो एमएसपी वाला सिस्टम है ये साल 1963 में जब इंट्रोड्यूस किया गया था तब ये किसानों को जमींदारों से बचाते हुए सही मायने में प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा था। बट आज की तारीख में ये जो एपीएमसी एक्ट और ये जो एमएसपी है ये
एक्चुअली में किसानों को मार रही है, क्योंकि एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सेलिंग प्राइस, बट इन रियलिटी ये मंडियों के अंदर किसानों के लिए मैक्सिमम सेलिंग प्राइस का काम करती है। इतना ही नहीं, ये जो एमएसपी है ये भी चुनिंदा प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई होती है। गवर्नमेंट सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर एमएसपी नहीं लगाती। मैंने प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है। गिनती के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट एमएसपी का एश्योरेंस देती है। नाउ मेरे हिसाब से अब आप लोगों को ये बात तो एटलीस्ट समझ में आई गई होगी कि ये जो एपीएमसी वाला सिस्टम है, बोले तो ये जो मंडियों वाला सिस्टम है, इसका सबसे ज्यादा फायदा बनिए लोगों को हो रहा है। मतलब बोले तो वो लोग जो मंडियों में किसानों से माल परचेस करते हैं, किसानों को एक्चुअली में इसका इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर हम लोग हाल ही में बोले तो साल 2016 में आई नीति आयोग की रिपोर्ट को देखें तो उस रिपोर्ट के हिसाब से इस पूरे देश के अंदर जितने भी किसान हैं उनमें से मात्र 8% किसान ऐसे हैं जो एमएसपी पे अपना माल बेचते हैं। बाकी किसानों को या तो एमएसपी के बारे में पता ही नहीं या फिर उन्हें एमएसपी से कोई लेना देना ही नहीं। और ये जो मैंने कहा ना कि एमएसपी से कोई लेना देना नहीं, एक्चुअली में इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और सबसे बड़ा कारण है भारत के हर स्टेट की जियोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग होना। सो इसमें हम लोग नहीं जाने वाले। नाउ मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले इंडिया का कॉन्सेप्ट समझाया था कि भैया इंडिया सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि ये अलग अलग स्टेट्स से मिलकर बनी एक यूनियन है। और इसी वजह से भारत के अंदर ये जितने भी स्टेट्स हैं ये लोग अपने यहाँ जो टैक्स कलेक्शन करते हैं वो टैक्स कलेक्शन जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ये उस टैक्स को भारत के अलग अलग स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता बल्कि ये डिस्ट्रीब्यूशन उस स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से होता है। बोले तो जो गरीब स्टेट है उसे ज्यादा फंड मिलेगा और जो पैसे वाला स्टेट है उसे कम फंड मिलेगा। और इसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के बेसिस पे समझना चाहें तो भैया मान लेते हैं अगर भारत के तमाम स्टेट्स भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट को 100 रुपए का टैक्स कलेक्शन देते हैं, तो भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जब उस 100 रुपए के टैक्स कलेक्शन का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगी तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। कर्नाटक को 16 रुपए मिलेंगे, तमिलनाडु को 39 रुपीज, महाराष्ट्र को 17 रुपए, पंजाब को 42 रुपए, छत्तीसगढ़ को 134 रुपए और बिहार को 219 रुपए। जी हाँ, अगर बिहार 100 रुपए का टैक्स कलेक्ट करके केंद्र सरकार को देता है तो केंद्र सरकार बदले में बिहार सरकार को डेवलपमेंट के लिए 214 रुपए देगी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को सिर्फ 17 रुपए मिलेंगे क्योंकि महाराष्ट्र की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी और बिहार की फाइनेंशियल कंडीशन खराब। सो ये एक अंडरस्टैंडिंग वाला मामला है। लेकिन एक्चुअली में ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके पीछे ये जो टैक्स वाला सिस्टम है इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जो एपीएमसी वाला सिस्टम है बोले तो जो मंडियों के अंदर किसान अपना माल बेचता है, इसमें किसान अपना माल ऐसे मुंह उठा के सीधे नहीं बेच देता। असल में किसान जब अपना माल मंडी के अंदर बेचने के लिए जाता है तो वहाँ राज्य सरकार किसान से उस माल के ऊपर टैक्स वसूल करती है। और ये जो पंजाब है जहाँ एक्चुअली में सबसे ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ पंजाब सरकार मंडियों के अंदर किसानों से माल बेचने के ऊपर तकरीबन 8% के आसपास टैक्स वसूल करती है, जिसके तहत लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से पंजाब सरकार को हर साल 3500 से 3600 करोड़ के आसपास मिलते हैं। और ये जो टैक्स का पैसा है जिसे मंडियों से वसूल किया जाता है, इसे राज्य सरकार केंद्र सरकार को नहीं देती। ये पैसा राज्य सरकार के पास ही रखा रहता है और इसी पैसे से नेता लोगों की नेतागिरी चलती है। बोले तो ये भी फ्री में बांट देंगे, वो भी फ्री में बांट देंगे, अरे बिजली भी ले जाओ, क्या बात कर रहे हो, वोट देके जाना। तो ये तो हमारे देश के अंदर होता है, ये हम सब जानते हैं। और यहीं पे एंट्री होती है इस नए किसान बिल की, जिसके तहत केंद्र सरकार भारत के किसानों को ये सुविधा प्रोवाइड कराने की बात कर रही है कि किसान मंडी में अपना माल बेचने के बजाय मंडी के बाहर भी अपना माल बेच सकता है। और यहाँ पे आप लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि जो नया किसान बिल आया है ये इस एपीएमसी एक्ट के तहत वो जो पुराना मंडी वाला सिस्टम था जहाँ पे किसान जाएगा, व्यापारी उससे माल खरीदेगा और राज्य सरकार टैक्स लेगी, उस सिस्टम को खत्म नहीं करता। भाई वो सिस्टम तो वैसा का वैसा ही बना रहेगा। बोले तो अगर किसान चाहे तो अपना माल मंडी में जाके बेचे, या फिर अगर किसान चाहे तो ये जो नए किसान बिल के तहत केंद्र सरकार किसानों को ये जो नया फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा रही है अपना माल बेचने के लिए, उसकी मदद से आड़तियों व्यापारियों को बाईपास करते हुए अपना माल डायरेक्टली कंपनीज को बेच दे, जिसकी वजह से 2-3 चीजें होगी। हम लोग मोटी मोटी बात कर रहे हैं ना। एक तो ये जो टैक्स राज्य सरकार को जा रहा था वो बंद हो जाएगा और वो टैक्स जाएगा केंद्र सरकार के पास। सेकेंड, किसान मंडी के अंदर अपना वो जो माल बेचता था उसके ऊपर उसे टैक्स देने के साथ साथ दलाली भी देनी पड़ती थी, और क्योंकि वो माल सीधे एंड कंज्यूमर के पास जाने के बजाय पहले व्यापारी और उसके बाद उससे बड़े व्यापारी के पास
होते हुए कंज्यूमर के पास जाता था। इस वजह से उन लोगों का प्रॉफिट भी उसके अंदर इंक्लूड होता था, जिसकी वजह से प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते थे। बट वो बढ़े हुए प्राइस का बेनिफिट किसान को नहीं मिलता था, वो बेनिफिट मिलता था इन व्यापारियों को और इन दलालों को। सो अब ये जो भारत सरकार ने नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है, इसमें तमाम मिडिल मैन खत्म हो जाएंगे और किसान अपना माल डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को बेच पाएगा, जिसमें किसानों को अपने माल के अच्छे भाव मिलने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि एंड कंज्यूमर इस पुराने सिस्टम के तहत अब तक व्यापारियों को ज्यादा पैसा पे कर रहा था। सो अब अगर उसे ज्यादा पैसा देके ही माल परचेस करना है तो वो ज्यादा पैसा वो सीधे किसानों को देगा ना, व्यापारी को क्यों देगा। सो किसानों को भी फायदा होगा क्योंकि बीच में से मिडिल मैन हट जाएंगे, इस वजह से चीजों के भाव भी कम होंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा इस पुराने वाले पूरे ट्रांजेक्शन में भाई पहले किसान माल पैक करता था, फिर वो उसे मंडी में अनलोड करता था, जहाँ व्यापारी उसे फिर से लोड करता और फिर बड़े व्यापारी के पास में अनलोड करता और बड़ा व्यापारी फिर उसे लोड करता और फिर उसे एंड कंज्यूमर के पास अनलोड करता। इस पूरी प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ऐड होने के साथ साथ तकरीबन 20 से 30% माल का नुकसान भी हो रहा था। बट इस नए वाले सिस्टम में अब क्योंकि किसान अपना माल डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचेगा, इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी खत्म हो जाएगी और ये जो माल का नुकसान हो रहा था वो नुकसान भी कम होगा, क्योंकि एक बार ही लोड और अनलोड होगा माल। सो ये वो पूरा सिस्टम है। और यहाँ पे आप लोगों को ये बात याद रखने की जरूरत है कि जो नया किसान बिल आया है ये उस पुराने एपीएमसी एक्ट और एमएसपी वाले सिस्टम को कहीं से कहीं तक खत्म नहीं करता। वो सिस्टम जैसा था वैसा ही चलता रहेगा। अगर किसान चाहे तो अपना माल पुराने वाले तरीके से मंडी में जाके भी बेच सकता है, और अगर उसे लगता है कि भैया एंड कंज्यूमर को डायरेक्ट अपना माल बेचने में ज्यादा फायदा है तो वो इस नए सिस्टम के तहत अपना माल सीधे एंड कंज्यूमर को बेच सकता है। बोले तो इस बिल के आने के बाद किसानों के पास अपना माल बेचने के लिए ऑप्शन कम नहीं हुए बल्कि ऑप्शन बढ़े हैं। सो ये जो प्रदर्शन आप लोग देख रहे हैं, इन प्रदर्शनों के होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ दो कारण है। एक तो वो टैक्स का पैसा जो कि मंडियों में माल बिकने की वजह से राज्य सरकार को डायरेक्टली मिल रहा था और जिसकी मदद से राज्य सरकार अपनी मतलब पर्सनल राजनीति कर पा रही थी, वो पैसा अब आना बंद हो जाएगा। सो एक तो वो कारण है और दूसरे वो जितने भी दलाल हैं जो अब तक किसानों और एंड कंज्यूमर के बीच में अपना मुनाफा काट रहे थे, उन सबकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट आप अगर किसी भी पढ़े लिखे और समझदार आदमी से पूछेंगे जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं है तो आपको यही बात बोलेगा कि ये जो किसान बिल है इसकी वजह से किसानों के अलावा तकरीबन हर किसी को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन प्रदर्शन किसके नाम पे हो रहे हैं? किसानों के नाम पे, क्योंकि ये भारत है और यहाँ पे कोई भी शरीक नहीं। इतना ही नहीं, इसके अलावा आप लोगों को ये बात भी पता होना चाहिए कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार ये भारत के वो राज्य हैं जहाँ की सरकारें अपने यहाँ मौजूद किसानों को राहत देने के लिए पहले से ही अपने यहाँ इस तरीके का सिस्टम बना चुकी है कि किसान इस एपीएमसी एक्ट के तहत चाहे तो अपना माल मंडियों में बेचे या फिर अगर चाहे तो गवर्नमेंट की निगरानी में एंड कंज्यूमर को, क्योंकि ये चीज सचमुच किसानों के लिए बेनिफिशियरी है। और अगर आप लोग डायरेक्टली अपना माल एंड कंज्यूमर को नहीं बेचना चाहते तो वो पुराना मंडी वाला सिस्टम तो चालू है, जहां वो तमाम ईमानदार व्यापारी आपका इंतजार कर रहे होंगे जो रोज सवेरे इसी प्रण के साथ में उठते हैं कि भैया अपने को अपना पूरा जीवन किसानों को समर्पित करना है और भले ही अपने को 10 रुपए का नुकसान हो जाए लेकिन किसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए। भाई ये तो व्यापारी सोचता है ना। सो उन लोगों को अपना माल बेच देना। भाई सरकार आपको ऑप्शन दे रही है, आपको फोर्स नहीं कर रही कि भैया आप अपना माल जाके डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को बेचो, आप पुराने वाले सिस्टम में भी अपना माल बेच सकते हैं। सो ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये किसान बिल को लेके नहीं हो रहे। इन प्रदर्शनों के पीछे एक्चुअल मकसद है वो टैक्स का पैसा जो डायरेक्टली राज्य सरकार को आता है, और अब वो टैक्स का पैसा आना बंद हो जाएगा क्योंकि राज्य सरकार भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि भैया जब किसान को एंड कंज्यूमर से ज्यादा पैसा मिलेगा कम खर्चे पे तो गधा थोड़ी ना है जो मंडी में अपना माल बेचने के लिए आएगा। सो ये पूरी की पूरी उस टैक्स के पैसे की लड़ाई है। और अगर आप लोग इसका लिविंग एग्जांपल देखना चाहते हैं कि भैया किसान अगर अपना प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर को बेचता है तो उसे किस तरीके से बेनिफिट होता है, तो इसके लिए मैंने नेशनल जियोग्राफिक चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है। ये बनास डेयरी के ऊपर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री है, हिंदी में डॉक्यूमेंट्री है, 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है। मतलब आप लोग देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा, आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि भैया जब गवर्नमेंट अपना हाथ बाहर खींचती है पूरे सिस्टम में से और डायरेक्टली किसान एंड कंज्यूमर को अपना माल बेचने के लिए जाता है
तो किसान का ना सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ता है बल्कि उसकी ग्रोथ भी ज्यादा होती है। डॉक्यूमेंट्री आप आराम से देखिएगा। इतना ही नहीं, यहाँ आप लोगों को एक बात और नोटिस करनी चाहिए कि भैया अगर ये किसान बिल सचमुच किसानों को मार रहा होता तो पंजाब में जो किसान खड़े हुए हैं, इससे पहले तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार के किसानों को खड़ा होना चाहिए था। कई सालों से सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या के केसेस तो इन्हीं राज्यों में आते हैं। इन राज्यों के किसान तो खड़े ही नहीं हुए। और ऐसा होने के पीछे का कारण मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भैया महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के अंदर किसानों को पहले से ही एपीएमसी एक्ट बोले तो मंडी वाले सिस्टम के साथ साथ एंड कंज्यूमर को डायरेक्टली अपना माल बेचने का ऑप्शन दे चुकी है। इसी वजह से वही विपक्षी पार्टी जो कि पंजाब के अंदर छाती पीट पीट के रो रही है कि भैया ये बिल किसानों को बर्बाद कर देगा, महाराष्ट्र के अंदर वो विपक्षी पार्टी भी चुप है और महाराष्ट्र का किसान भी। अच्छा, वैसे वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि सरकार ये जो किसान बिल लाई है ये भी कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है। इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट है जिनके ऊपर एक्चुअली में डाउट क्रिएट होता है और सरकार को लोगों की बात सुनते हुए सीरियसली उन डाउट्स को ना सिर्फ क्लियर करना चाहिए बल्कि सरकार और आम लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, भाई मैं अकेला समझदार हूँ बाकी सब चमन, ये एटीट्यूड की वजह से ये जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, इस गैप को खत्म करते हुए किसानों को जिनके लिए बिल लाया गया है उन्हें एक्चुअली में समझाना चाहिए कि भैया ये पूरा सिस्टम क्या है। भाई एक दिन रेडियो पे आके बोल के जाने से थोड़ी ना कुछ होता है। भाई कम्युनिकेशन गैप तो हो रहा है ना यार, अब मैं क्या बोलूँ, ये तो सभी जानते हैं। सो ये वो पूरा मामला है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। किसान बिल के बारे में हम लोगों ने बात नहीं की, हम लोगों ने इस पूरे सिस्टम के बारे में बात की है। अगर आप बोलेंगे तो हम लोग किसान बिल को लेके डेडिकेटेड वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और मैं तो यही सोचती रही वीडियो में, अरे भैया तो फिर भैया किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और क्यों लोग बन रहे हैं और ब्लेम दिया जा रहा है गवर्नमेंट को कि भाई वो ठीक कम्युनिकेट नहीं कर पा रही। अरे गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है, सुनने वाले सुनना नहीं चाहते, वो गलत लोगों की सुन के उनके पीछे भाग रहे हैं। और हर बारी जब गवर्नमेंट कोई अच्छा स्टेप लेती है यही सिचुएशन होती है। वो जो ऑपोजिशन है वो दिमाग खराब कर देती है लोगों का, उनको खड़ा कर देती है कि तुम रिवोल्ट करो, और जब तक वो रिवोल्ट करते हैं, नुकसान करते हैं, फिर इवेंचुअली उनको रियलाइज होता है नहीं ये तो अपने भले के लिए ही है। और इतना अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो भी सिस्टम आपके पास है, मंडी में भी जाके कर सकते हो, अगर नहीं तो आप डायरेक्ट कंज्यूमर जो है उनके पास भी जाके कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, उन्होंने बताया कि हो कहाँ पे रहा है, सिर्फ 2 स्टेट्स में हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको अब वो पैसा नहीं मिल रहा, पैसा बहुत बड़ी अमाउंट है। उन्होंने लिखा था कोई 3,500 करोड़ के आसपास है जो इस स्टेटों को मिलता है। ऑब्वियसली उनकी तो जान निकलेगी कि जैसे फार्मर्स को ये फैसिलिटी मिलेगी और उनको दिखेगा कि इतना प्रॉफिट हो रहा है, कोई भी मंडी में नहीं जाएगा, मंडी में नहीं गया तो इनको पैसे नहीं मिलेंगे, इनको पैसे नहीं मिलेंगे तो ऐश कैसे करेंगे। तो सोचने की तो बात है, फार्मर्स को ये सोचना चाहिए कि किसके पीछे जा रहे हैं। भाई आपकी भलाई के लिए गवर्नमेंट करे, और अगर कुछ है थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें जैसे कह रहे हैं जिनको ठीक करना है, गवर्नमेंट रेडी है। क्योंकि ये बाबा बताया जा रहा है कि वो बातचीत के लिए बैठना चाहती है, बट फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव जो आ रहे हैं वो अकड़ रहे हैं, बातचीत करना नहीं चाहते, क्योंकि वो क्रिएट करना चाहते हैं इस टाइप की सिचुएशन की ताकि ये आगे चले ही ना। उनका पर्पस ही यही है। तो मेरे ख्याल से फार्मर्स जो हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो ठीक चुनने चाहिए या खुद आके बात करनी चाहिए। जो अभी आ रहे हैं वो उस माइंडसेट में है कि हमने किसी तरह से उसको बंद करना है क्योंकि हमें पैसे नहीं मिल रहे। तो कमाल का वीडियो था, बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया इन्होंने। और इसमें मेरे को यही पॉइंट लग रहा था कि अगर नया आ रहा था लॉ जिसमें आपकी एमएसपी जा रही है, तब प्रॉब्लम थी कि भाई एमएसपी चली गई है तो अब क्या होगा। मगर अगर एमएसपी बरकरार रहेगी और फार्मर्स को ज़्यादा एबिलिटी मिलेगी कि आप बाहर भी बेच सकते हैं और मंडी में करंट प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं, तो क्लियर है कि फार्मर का फ़ायदा होगा। और ये प्रोटेस्ट जो है फार्मर कभी नहीं कर रहा है। फार्मर जो है ये दबाव में आके कर रहा है प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के। और वही मैंने पॉइंट भी कहा था सबसे पहले कि इन स्टेट्स में गवर्नमेंट ऑपोजिशन की है। और मैं यही कहा था कि इन स्टेट्स में जब ऑपोजिशन की गवर्नमेंट है तभी ये सारे पंगे हो रहे हैं। मगर जहाँ पर बीजेपी है वहाँ तो कभी प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ठीक तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है कि भैया ये फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि फार्मर्स को लिटरेसी नहीं है, फार्मर्स में इतने पढ़े लिखे नहीं है फार्मर्स,
वो खुद इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, वहाँ तक बात नहीं पहुँच रही। और बात कैसे पहुँचेगी जब कंट्रोल करती है उस स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट, तो क्या वो गवर्नमेंट उनको बात आपकी पहुँचने देगी? तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि क्योंकि फार्मर्स का एंड में फ़ायदा होगा, और एग्जांपल जो है डिफरेंट महाराष्ट्र, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया था महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में देखिए वहाँ पर भी वही प्रोसेस है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को बैकआउट नहीं करना चाहिए, जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखना चाहिए, मगर फंडामेंटली आपको बैकआउट नहीं करना चाहिए कि ये फार्मर्स के बेनिफिट में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स की वजह से कर रहे हैं, उन फार्मर्स को पता नहीं है। नॉर्मली जो रिपोर्टर्स हैं उनको जाना चाहिए और फार्मर्स को पकड़ के बोलना चाहिए कि अच्छा आप बताइए आपको क्या पता है इसके बारे में, फिर पता चल जाएगा। ये मतलब जर्नलिज्म का मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा काम होना चाहिए, उनको जाना चाहिए, 2-4 फार्मर्स को इधर करना चाहिए, अच्छा आप बताइए आपको क्या पता है। और जब हर जगह नेशनल ब्रॉडकास्ट होगा कि फार्मर को पता ही नहीं ये बिल क्या है, तब जो होगा। मगर क्या, और ये हो भी सकता है क्योंकि अब फार्मर्स दिल्ली में आ चुके हैं, तो अपने स्टेट को तो छोड़ दिया उन्होंने, अब जो है मेरे ख्याल से, मगर दिल्ली भी बीजेपी का राज नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम यह है, किसी तरीके से कम्युनिकेशन इंक्रीज करना चाहिए बीजेपी को, और वहाँ पे जाके लोगों को समझाना चाहिए कि देखिए ये है इसके अंदर, और पूछना चाहिए कि आपको क्या लगता है क्या है। और जब वो ब्रॉडकास्ट करेंगे सैंपल ऑफ फार्मर्स को जिनको कुछ पता नहीं है, क्लियर हो जाएगा पूरे देश में कि गवर्नमेंट्स गड़बड़ कर रही है। और उसके बाद हो सकता है ये आंदोलन हो कि उनकी गवर्नमेंट्स भी उल्टी हो जाए, उनका भी रिजीम चेंज हो जाए जब अगला इलेक्शंस होता है, तो लोगों को भी लगे कि अरे आप उल्लू बना रहे थे क्या, आपको हमें ये गवर्नमेंट चाहिए नहीं, हमें दूसरी चाहिए। उससे उनको भी डर आएगा कि अगर गलत चीज़ बता रहे हैं तो वो भी फंसेंगे। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। यस फ्रेंड्स, तो आप भी अपना थॉट्स लिखना, आपको क्या लगता है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।